अंदर आप जानते हैं क्या हो गया। यस स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हालांकि आप जानते हैं इससे ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है, केवल पॉपुलेशन बची है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं नया, जो हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। और नीट के लिए अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू नो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा BHU यूनिवर्सिटी से, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जानना। इन्होंने भारत में लगभग एक इकोलॉजी की नींव रखी थी, एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हम इनको बोलते हैं। खैर, आपसे जो क्वेश्चन शुरू होगा वो यहाँ इकोलॉजी से शुरू होगा। और आप जानते हैं कि जब हम इकोलॉजी की चर्चा करते हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, लेकिन जब जैसे मान लीजिए पढ़ते ही हैं वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड बायोम। डिफरेंट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन जो इकोलॉजिकल स्टडी है वो इकोलॉजिकल स्टडी इस सारे लेवल को कंसीडर नहीं करती। यहाँ हम इंडिविजुअल से शुरू करेंगे। तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, इनकी चर्चा इकोलॉजी में की जाती है। बहुत प्यारी चीज़ें एनसीईआरटी इसके स्टार्टिंग में लिखती है कि जब चिड़िया बोलती है, बुलबुल गाती है, घोड़े दौड़ते हैं, पानी बहता है, तो ये सब हमको बहुत अट्रैक्ट करता है। बट दैट जस्ट फॉर समझने के लिए, बाकी उसमें कुछ खास नहीं है। तो जैसे आता है कि साहब कोई कोयल है या बुलबुल है, वो बोल रही है, तो क्यों बोल रही है? तो उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मैकेनिज़्म हो सकती है कि कैसे बोल रही है, तो जो उसका साउंड बॉक्स है वहाँ से साउंड निकल रही है और इसके कारण आवाज़ें आ रही हैं, डिफरेंट टाइप की आवाज़ आती है। या व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, जब इसकी बात आती है तो उसमें ये आता है कि मे बी वो अपने मेट को कॉल कर रही है फॉर मीटिंग के लिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इंटरेक्शन, कुल मिलाकर इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंटरेक्शन। कैसे इंटरेक्शन होता है, किस तरह से होता है। एक बड़ी प्यारी बात आएगी, जो नाइट में खिलने वाले प्लांट होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनका कलर जनरली वाइट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसेक्ट है, रात में अंधेरा होता है तो वाइट कलर उनको नज़र आता है। इसी तरह डे टाइम में जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, और जो डिफरेंट कलर के होते हैं तो वो क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उन कलर की तरफ और पॉलिनेशन के लिए आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा एनसीईआरटी ने शुरू की है कि इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट। कहता है कि वास्तव में इकोलॉजी है क्या? तो इकोलॉजी एक इंटरेक्शन की साइंस है बेटा। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which studies the interaction among organism and between the organism and its physical environment। मान लो ये कोई मिस्टर ए है और इन मिस्टर ए के चारों तरफ इनका इन्वायरमेंट है। तो ये जो मिस्टर ए हैं ये अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करेंगे, यानी वहाँ के जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है आपने देखा है कि इसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, इडेफिक कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन वहाँ पर आ जाती है। तो इकोलॉजी इन सब का इंट्रैक्शन है। अब बात करते हैं, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे हमने इतने लेवल देखे, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक, लेकिन इकोलॉजी किन 4 लेवल को गवर्न करती है? तो उसमें पहला लेवल आता है ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम। यहाँ इन्होंने इकोसिस्टम की चर्चा नहीं की क्योंकि उसमें एबायोटिक कंपोनेंट आ जाता है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या बातें की हैं? ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज, बायोम, 4 लेवल की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और खास बात, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। यहाँ हम केवल पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं, ना तो इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं, ना ही बायोम की बात करने वाले हैं। पॉपुलेशन लेवल पर इकोलॉजी क्या है उसकी चर्चा आती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर पॉपुलेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द पॉपुलेशन एटीट्यूड्स। पॉपुलेशन जो है, देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप,
जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं, उन्हीं को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। एक तरह के, एक स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की जब बात आती है कि आखिर वो कौन से कैरेक्टर हैं जो कैरेक्टर पॉपुलेशन में तो हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म से उसे अलग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इन नेचर वी रिडिफाइन आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, एक अकेला बेचारा खाएगा क्या? तो एटलीस्ट दो तो होने चाहिए कि जो एक खाना बनाए और दूसरा खाए, है ना? या एक ऐसा होना चाहिए जैसे प्लांट है जो प्रोडक्शन करे, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जो डिकम्पोजिशन करके दोबारा उन मिनरल्स को प्लांट को प्रोवाइड करवा दे। तो ध्यान दीजिए, क्या है प्लांट? इन ग्रुप दे लाइव इन अ ग्रुप, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. So what is a population? Population is a group of members of a species जो एक particular जगह पे रहते हैं, एक geographical region में consigned है, वो शेयर करते हैं रिसोर्सेज या कॉम्पिटिट करते हैं एक रिसोर्सेज से, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉपुलेशन। आइए अगली बात पढ़ें। यहां जो हम चर्चा करते हैं तो एम्प्लॉय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, क्योंकि इंटरब्रीड मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो केवल इंटरब्रीड मतलब यहां हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंफ्यूज नहीं हो। रिप्रोडक्शन कुल मिला के कहना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, उनकी भी जो नंबर है ऑर्गेनिज्म का, वो भी पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ एक खास बात आती है कि ये जो पॉपुलेशंस हैं, ये पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते हैं। ऑर्गेनिज्म की कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, पॉपुलेशन के कुछ अलग कैरेक्टर हैं, हायर कैटेगरी है। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ यहाँ आती है कि पॉपुलेशन लेवल है, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड रेट। ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म लेवल सर्वाइव करता है, फिजियोलॉजिकली अपने आप को एडेप्टेशन करता है, तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे एडेप्टेशन होता है और पॉपुलेशन के लेवल पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ सिलेक्शन होता है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन की जेनेटिक्स क्या है? आपने पीछे पढ़ा है, हार्डी-विनबर्ग लॉ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आता है ना, जिसमें ये बताया गया कि जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ देयर इज नो म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन, etc। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट शो करता है, जो एट्रीब्यूट वो ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता। जब हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की चर्चा करते हैं, तो अगर हम सिंपली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को मैं आपके सामने रखूं, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे नेटेलिटी आती है, इसी तरह से नंबर 2 पे मॉर्टेलिटी आती है, नंबर 3 पे सेक्स रेशियो आता है, नंबर 2 पे एज पिरामिड आता है या डिस्पर्सल आता है, और नंबर 5 पे इनकी जो डेंसिटी है या जो नंबर है वो आते हैं। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग इसका जिक्र करें। A population has certain attributes whereas an individual organism does not। ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। जैसे नेटेलिटी की बात करें, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, डेथ होगी, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यस, पर कैपिटा बर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। द रेट हैंस एक्सप्रेस अ चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, अगर उसमें बर्थ हो रही है, बर्थ रेट आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, वो मॉर्टेलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया है, सपोज मान लीजिए एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू एडेड हो गए, तो टोटल पॉपुलेशन हो गई 28। नाउ एनसीईआरटी कहती है अब आप सब ये बताइए कि इसका बर्थ रेट क्या आया। तो ध्यान दीजिए, बर्थ रेट मतलब 8 बढ़े हैं,
तो 8/20 हो जाएगा, यानी 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, दैट इज द बर्थ रेट और नेटलिटी। क्लियर? इसी तरह बर्थ रेट की जगह अगर हम मॉर्टेलिटी की चर्चा करें, एक और भी इंडिविजुअल, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, मान लो एक हफ्ते के अंदर 40 थे, 40 में 4 मर गए एक हफ्ते के अंदर, तो क्या होगा? सिंपली 4/40 यानी 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। एक हफ्ते में क्या हुआ है? एक हफ्ते में 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई है, तो सिंपली 4/40 कर देंगे, यानी 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो समझ में आ गया नेटलिटी और मॉर्टेलिटी। नेटलिटी में इंक्रीज हो रहा है और मॉर्टेलिटी में डिक्रीज हो रहा है। तीसरी बात पे बढ़ते हैं हम लोग आगे कि थर्ड एट्रीब्यूट क्या आता है इसका। तो जब थर्ड एट्रीब्यूट की चर्चा करते हैं बेटा, तो थर्ड एट्रीब्यूट आता है सेक्स। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या तो मेल होगा बेटा या फीमेल होगा, है ना? इंडिविजुअल तो ऐसा ही होगा, लेकिन पॉपुलेशन में आता है सेक्स रेशियो, यानी कितनी फीमेल पर कितने मेल है या कितने मेल पर कितनी फीमेल है। जैसे an individual is either a male or female, but a population has a sex ratio, say 60% of the population are female and 40% population are male. टोटल पॉपुलेशन में 60% फीमेल है और 40% जो है वो मेल हो गए हैं, तो ये सेक्स रेशियो आता है। तो अगेन नेटलिटी, मॉर्टेलिटी एंड सेक्स रेशियो 3 पॉइंट हो गए। चौथी बात की चर्चा करें तो जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन लेवल एनी टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। हर तरह के यहाँ पर इंडिविजुअल होंगे। मेनली इकोलॉजी के बेस पर हमने 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव हैं, दूसरे रिप्रोडक्टिव हैं और तीसरे जो हैं बेटा वो हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव यानी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन से पहले वाले, दूसरे रिप्रोडक्शन करने वाले और तीसरे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इनकी खत्म हो चुकी है। वैसे बहुत सारे, बट 3 मेजर कैटेगरी, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए क्या देखते हैं। तो इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एज पिरामिड। हमको एज पिरामिड मिलता है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। एक और बात आई कि जब भी हम इसमें देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, द मेल एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम, एक ही डायग्राम में हम दोनों को ले लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोइंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। किस तरह की? जैसा इसका ग्राफ होगा या जैसा इसका शेप बनेगा, उस शेप से हम ये पता लगा लेंगे कि ये पॉपुलेशन किस तरह की जा रही है। तो आइए देखें, ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये फिगर आया है एज पिरामिड का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है ना? ध्यान दो, 3 तरह का शेप बन रहा है। ये वाला जो शेप आ रहा है, पहला जो शेप है बेटा, बताओ कौन सा शेप आ रहा है नजर आपको? दिस शेप इज द ट्राइएंगुलर। ये एक ट्राइएंगुलर शेप है, देखो मेल फीमेल दोनों को साथ साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा, ये जो शेप आ रहा है, दैट शेप इज वेल शेप्ड, ये वेल शेप्ड है। ये वाला कैसा है? तो ये वाला जो शेप आ रहा है, दैट इज द अर्न शेप्ड, मटके जैसा। तो देखिए तीनों में क्या खास बात है, यहां पर जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। रिप्रोडक्शन वाली भी कम है, यानी आने वाले समय में यहां पर रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होगा। यानी इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो कैसी पॉपुलेशन हो जाएगी? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी रिप्रोडक्शन करने वाले कम हैं, बाद में रिप्रोडक्शन करने वाले बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर वेल शेप ग्राफ बनता है तो यहां देखो, यहां मोर और लेस जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है वो दोनों सेम है। अगर इसको और मैं क्लियर करूं तो यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव है, यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव है और यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव है। तो जब भी ये केस होगा कि प्री रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव, पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग मोड में चली जाएगी। जब भी ये केस हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, स्टेबल मोड में चला जाएगा पॉपुलेशन, यानी यहां पर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तीसरा, प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, यानी ये लोग कम हैं और ये ज्यादा हैं, तो
आने वाले समय में जो रिप्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन है वो कम होने वाली है, एंड दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्लाइनिंग हो जाएगी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बात और आती है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स ए लॉट अबाउट स्टेटस इन द हैबिटेट। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसका साइज बड़ा है, जाहिर है वो उस पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छे से एडेप्टेड है। ये समझने वाली बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वट एवर द प्रोसेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, देखिएगा, कंपटीशन कर रहा है ये वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू एंगेज इन अ पॉपुलेशन विद द आउटकम ऑफ कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर में है तो वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ कंपटीशन होने वाला है भाई। तो द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीसीज, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. कंपटीशन मतलब क्या कहना चाहता है कि कोई कंपटीशन बढ़ रहा है, कोई प्रेडिटर आ गया है खतरनाक, कोई पेस्टिसाइड का इफेक्ट हो रहा है, तो पॉपुलेशन में जो सार डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है वो इसके इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो हम पॉपुलेशन साइज से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो साइज इन नेचर कैसा हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल देती है ये कहती है एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एंड भरतपुर वेटलैंड। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड हमारे यहाँ है भरतपुर में, राजस्थान के अंदर। तो जहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन से आती हैं तो लेस देन 10 इनकी पॉपुलेशन हो सकती है, या मिलियंस ऑफ क्लैमाडोमोनास इन अ पॉन्ड। क्लैमाडोमोनास ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, तो एक पॉन्ड में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है क्लैमाडोमोनास की। तो ये दैट इज द पॉपुलेशन साइज। अब एक बात आती है, पॉपुलेशन साइज इज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेड एट कैपिटल एन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेजर्ड इन नंबर ओनली, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये नंबर में ही लिया जाए, तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। हालांकि एक बड़ी प्यारी बात ये कहता है कि नंबर जो है वो एक्यूरेट होता है, although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determining। भाई कितने लोग कितने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, इससे बहुत आसानी से हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया तो है, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अगर हम ऐसा हमेशा करें, कई बार ये ज़रूरी भी नहीं होता है, तो ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लो एक एरिया है जहाँ पर 200 कैरेट ग्रास है, पार्थिनियम हिस्टोरस प्लांट है, लेकिन एक अकेला बैनियन ट्री है, लार्ज कैनोपी, एक मान लीजिए इस तरह से एक बड़ा सा बैनियन ट्री है और इसके नीचे बहुत सारे पार्थिनियम है। तो अब अगर आप यहाँ नंबर को काउंट करेंगे तो कहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और कहाँ छोटे छोटे पार्थिनियम, तो नंबर किसका ज़्यादा है, पार्थिनियम का। तो यहाँ नंबर एक सही क्राइटेरिया नहीं है। तो व्हाट इज़ द राइट क्राइटेरिया, तो यहाँ पर जो राइट क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा in such cases the percent cover or biomass is more meaningful measure to population size। यहाँ टोटल नंबर जो है ये कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़ा प्लांट है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन और छोटे छोटे प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। चलिए ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात पे भी आ रहे हैं तो देखो, टोटल नंबर इज अगेन एक और प्रॉब्लम हमारे पास आती है, नॉट इजीली एडेप्टिव मेजर इफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली एडेप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। कहाँ तक काउंट करोगे, जैसे एग्जांपल देते हैं, एक लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का, पेट्री डिश में। अब भैया काउंट कर लो जरा, इसमें कितने, इसमें तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कैसे काउंट करें। तो इसका काउंट करने का तरीका जो है वो कुछ दूसरा है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका एक डाइल्यूशन मेथड यूज करते हैं यहाँ काउंट करने का। यहाँ वी यूज डाइल्यूशन मेथड। कैसे, जैसे पेट्री प्लेट लिया, उसमें 1 ml वाटर में सारे बैक्टीरिया को हमने डिसॉल्व करवा लिया, फिर उसमें 9 ml वाटर मिला के फिर से उसे 10 ml बना लिया, फिर वहाँ से 1 ml निकाला। तो इस तरह से डाइल्यूशन करते जाते हैं 10 to the power 6, 10 to the power 9, और फिर उसे माइक्रोस्कोप से चेक कर लिया जाता है। तो सिंपली ये पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी से भी काम चल जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इट गुज इनफ फॉर इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। एक लेक में कितनी फिशेज हैं, हमें ये काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, अभी एक को निकाल के काउंट तो कर नहीं सकते। तो हमने जाल फेंका
और उसमें जितनी भी आई उन सबको मार्किंग दे दी। मार्क करने के बाद फिर से हमने फिशेस को लेक में डाल दिया। फिर दोबारा जब हम फिर से नेट फेंक रहे हैं तो जितनी फिश मार्क्ड वाली आई इन कंपेरिजन टू अनमार्क, उसके हिसाब से हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो वी मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम या सीइंग देम, है ना। इसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे बेस होता है वो होता है पग मार्क्स पर और फीकल पैलेट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड, और आजकल तो और भी फोटोग्राफी का मेथड आ गया कि फोटोग्राफी से इसको करने लग गए हैं, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब चर्चा आती है पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ की चर्चा करते हैं, जरा समझिएगा, द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, दिस इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। तो क्या होता है, ये चेंज होता रहता है बेटा, ये चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है ये पॉपुलेशन। तो इट इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन जो है वो कैसा हो गया, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं, इंक्लूडिंग फूड, एबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें कुछ आइडिया देती है कि भाई ये जो पॉपुलेशन है ये फ्लोरिश कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, किस तरह का केस इस पॉपुलेशन में हो रहा है। 1 मिनट। तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है या फ्लोरिंग, फिर व्हाटएवर माइट बी अल्टीमेट रीजन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। 4 प्रोसेस हैं बेसिकली बेटा, ये 4 प्रोसेस जो हैं इनके कारण जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट करती है। 4 कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। तो उसमें से 2 ऐसे हैं जो प्लस करते हैं और 2 ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं। 2 पॉपुलेशन जोड़ते हैं और 2 पॉपुलेशन में कमी लाते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो, एक तो है नेटलिटी एंड इमिग्रेशन, ये दोनों प्लस करते हैं पॉपुलेशन में, और दूसरे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में मॉर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन जो डिक्रीज करते हैं। ध्यान दीजिए, तो 2 प्लस करने वाले हो गए और 2 डिक्रीज करने वाले हो गए। नेटलिटी आप जानते हैं, द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, इससे बढ़ती है। इमिग्रेशन में मॉर्टेलिटी क्या हो गई, द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन। इमिग्रेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, बाहर से अंदर आए हैं, और इमिग्रेशन मतलब अंदर से बाहर गए हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द कंसिडरेशन ऑफ टाइम, व्हाट एवर टाइम हमने कंसिडर किया है। तो बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है। इसको एनसीईआरटी बड़े प्यार से एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करती है। देखिए, समझाने के लिए बहुत आसानी से एनसीईआरटी ने इसको समझा दिया है। क्या खास बात है कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, दिस पॉपुलेशन डेंसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। एक हो गया नेटलिटी जो प्लस करता है, दूसरा हो गया है इमिग्रेशन जो प्लस करता है, जबकि जो मॉर्टेलिटी है ये माइनस करता है और इमिग्रेशन माइनस करता है। तो यहाँ 4 फैक्टर है हमारे पास, नेटलिटी और इमिग्रेशन जो प्लस करते हैं, मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन है जो नेगेटिव करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखिए। तो जब भी हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ के फॉर्मूले का जिक्र करते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, इफ एन इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट डेंसिटी एट t+1 टाइम पे क्या हो जाएगी, nt+1, nt+b+i माइनस d+e, क्योंकि ये बर्थ और इमिग्रेशन है जो प्लस कर रहे हैं और डेथ और इमिग्रेशन है जो इसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि बर्थ और इमिग्रेंट है ना, b+i इसको प्लस कर रहे हैं, d+ इसको घटा रहे हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों, क्योंकि भाई नॉर्मल कंडीशन में या तो बर्थ होगी या डेथ होगी, है ना। तो यही 2 मेन है। फर्दर 2 फैक्टर्स एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस अंडर एनी स्पेशल कंडीशन। ये स्पेशल कंडीशन कौन सी है भाई, मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पर अभी कोई पॉपुलेशन नहीं है, नई पॉपुलेशन वहां आकर कॉलोनाइज कर रही है। तो फॉर इंस्टेंट इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट कॉलोनाइजिंग, इमिग्रेशन में कॉन्ट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट। तो याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में यहां पर
जो गवर्निंग है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, वो क्या क्या हो गया भाई? वो एक तो आपका बर्थ रेट हो गया और दूसरा डेथ रेट हो गया, ये दोनों चीज़ें। लेकिन स्पेशल केस में क्या हो गया? इमिग्रेशन होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए पॉपुलेशन के बाद अब इसके ग्रोथ मॉडल्स की तरफ चलते हैं। दो तरह के ग्रोथ मॉडल है पॉपुलेशन के। कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है इसके बारे में जब बताया गया तो दो तरह का हमको पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल यहाँ पर बताया गया है। कैसा कैसा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है भाई? एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है और दूसरा धीरे धीरे ग्रोथ होने वाला है ना? तो ध्यान दीजिए कैसे दो पॉपुलेशन है। एक मिनट, यस, ग्रोथ मॉडल। जब ग्रोथ मॉडल्स की हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक प्रेडिक्शन आता है कि क्या कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। ह्यूमन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री एंड इट देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू क्यूरियस इन डिफरेंट एनिमल। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर बेटा दो तरह का ग्रोथ मॉडल अपने पास आता है। एक आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी is obviously essential for the unimpeded growth of a population. So ideally when resources in the habitat are unlimited, जब भी अनलिमिटेड होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल तभी होगी जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसे होंगे? अनलिमिटेड क्वांटिटी में होंगे। तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज होने पर क्या खास बात होती है भाई? बहुत ग्रोथ होती है, सारे लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली उस समय जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वही। तो देखिए क्या बात करती है एनसीईआरटी, व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इंटीमेट या इनेट पोटेंशियल टू ग्रोथ इन नंबर। जो जितना रिप्रोडक्शन कर सकता है उसी के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन साहब ने ही बोला था ना, ओवर पॉपुलेशन होगी। ओवर पॉपुलेशन के बाद क्या होगा? सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए आपस में उनमें स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर जो जीतेगा वो सर्वाइव करेगा और नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। तो देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन, बहुत तेजी से बढ़ती है। और इस समय जो बर्थ रेट है वो रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट अगेन पर कैपिटा वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो dn बाई डी टी आ रहा है, देखो dn बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। क्योंकि बर्थ और डेथ यही इंपॉर्टेंट है। बर्थ ज़्यादा है, डेथ कम है, तो पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी। डेथ ज़्यादा है, बर्थ कम है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो लेट बी माइनस डी इज इक्वल टू आर, दैट इज द इंट्रिंसिक कैपेसिटी। तो फाइनल फॉर्मूला जो बन के आया dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये फॉर्मूला बन के आता है कौन सी ग्रोथ का? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का या जियोमेट्रिक ग्रोथ का। ध्यान दीजिएगा। अब ये R क्या है? इस फॉर्मूले में R है क्या आखिर? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है इसमें R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या है R? R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, intrinsic rate of natural increase, and is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor. तो dn by dt is equal to rn। ग्राफ आप देख रहे हैं, इस तरह का जो ग्राफ बनता है, देखिए आप जे शेप्ड ग्राफ बनता है, इसको हम लोग जे शेप ग्राफ बोलते हैं। और यहाँ ये जो ग्राफ बन रहा है दूसरे वाले के लिए वो सिग्मोइडल ग्राफ बन रहा है। फार्मूला dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। यहाँ जो के है दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। तो ये तो ग्राफ बता दिया, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं आर वैल्यू की। तो देखिए नॉर्वे रेट के लिए आर की वैल्यू है 0.015। फ्लोर बीटल के लिए ये वैल्यू हो जाती है 0.12। 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इसकी वैल्यू थी 0.0205। याद रखना ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीनों के लिए आर वैल्यू, जैसे उधर बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ा था जेड वैल्यू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर आर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ में आ गया। ग्राफ का जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, जे शेप्ड कर्व हमको यहां पर बनता है जियोमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न में। और अगर हम इसको दूसरे स्केल पर ले जाएं, इंटीग्रल रेट के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है, अगर हम जाएं इफ़ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस और वहाँ इंटीग्रल फॉर्म दें अगर हम इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी आ जाएगा। सेम चीज़ है, एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम, एन जीरो इनिशियल हो गई, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.71881 जिसकी वैल्यू आती है। तो नॉर्मली वैसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बेटा, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर unlimited resources condition can reach enormous population density in a very short time। बहुत छोटे से समय में बहुत ज़्यादा इसकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है। और इसमें एक एग्जाम्पल अगर हमने दिया है, कहानी इन्होंने दी है, यस क्या कहानी दी है, ये तो जैसे डार्विन की बात की है इन्होंने कि डार्विन ने क्या कहा कि अगर इसी तरह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसे बढ़ने दिया जाए, मान लो एलिफेंट को ही बढ़ने दिया जाए, तो कुछ ही समय में ये पूरी दुनिया में एलिफेंट ही एलिफेंट हो जाएंगे, है ना। एक प्यारी सी कहानी है एक राजा की, और जो राजा है और उसका मिनिस्टर है वो दोनों चेस खेलने बैठते हैं। तो मिनिस्टर कहता है, राजा बोलता है भाई तुम जीतोगे मैं जीतूँ, शर्त लगती है। तो फाइनली ये शर्त लगती है कि अगर मैं जीत गया, मंत्री कहता है, तो आप मुझे चेस के पहले खाने में 1 ग्रेन देंगे और उसके बाद दूसरे में उसका डबल, तीसरे में उसका डबल, ऐसे देंगे। तो राजा बोलता है ये तो छोटी सी बात है, दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, चलो। गेम शुरू होता है और उस गेम में राजा हार जाता है। राजा हार गया तो बोले चलो भाई दे दो ग्रेन। तो पहले खाने में आप जानते ही हैं, है ना, 64 होते हैं इसमें, 64 स्क्वायर है। तो पहले में जब एक रखा गया कोई परेशानी नहीं, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16, फिर 32, फिर उसके आगे। तो जब हाफ तक पहुंचते पहुंचते राजा को समझ में आया अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया। तो आधे के बाद राजा को समझ में आ गया कि भाई ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर 64 स्क्वायर है। अब आप सोचिए 64 स्क्वायर है, अगर वो पूरा अपना राज्य भी बेच दे ना तो भी 64 तक पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है। कंपाउंडिंग की पावर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर योर स्टडी। आप जो पढ़ते हैं ना, रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, आपको लगता है साहब इससे क्या होगा, पर 2 घंटा जब वो जुड़ता चला जाता है तो हमारा माइंड जो है वो पूरा सेट हो जाता है, सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर लेता है। तो रेगुलर स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अनलिमिटेड ग्रोथ करता चला जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होंगे ही होंगे। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यही तो डार्विन साहब ने कहा था, है ना। तो जाहिर है कंपटीशन होगा तो उसमें वही पास आउट होगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या मोर फिटेस्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth takes place, and this limit of nature is termed as carrying capacity of the nature। yes, नेचर की एक कैरिंग कैपेसिटी है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। के बाहर, इस कैपेसिटी से बाहर नेचर किसी को भी नहीं रख सकता है। तो आइए क्या होता है, यानी यहां पर जैसे जैसे ग्रोथ उसके के पास पहुंचेगी अपने आप कम होने लग जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए पीछे वाला कैसा था बेटा, पीछे वाला अनलिमिटेड रिसोर्सेज था, यहां हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो इनिशियली ए लैग फेज फॉलोड बाई फेज ऑफ एसिलरेशन एंड फिर डिसिलरेशन एंड फाइनली एसिम्पटोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। यानी 4 बातें हुई। सबसे पहले इनिशियल जो फेज होगा वो स्लो फेज होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर एसिलरेशन फेज आ जाएगा, फिर कौन सा फेज आ जाएगा, फिर डिसेलरेशन फेज आएगा, और चौथे में लगभग एक कांस्टेंट कंडीशन बन जाती है, एसिम्पटोट की कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल मार्जिन पे चलता चला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चलता चला जाता है। तो ये जो ग्राफ बनता है सिग्मोइडल ग्राफ बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लॉट
of n in relation to time result in a sigmoidal curve. This is very very important और इसको हम लोग बरहस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं और इस इक्वेशन से ये डिफाइन किया जाता है। आप समझ ही रहे हैं यहाँ Rn है, K इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि K क्या है कि वही है इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसकी कैरिंग कैपेसिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। समझ में आ गया? जब तक पॉपुलेशन कम है पहले शुरुआत धीरे धीरे होगी, फिर बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर कैरिंग कैपेसिटी के पास कुछ कम होगा और फिर कांस्टेंट लगभग कांस्टेंट होता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। आइए आगे बढ़ें। अब यहां पर एक बात आती है, जरा समझिएगा कि जो सेंसस होते हैं हमारे यहां भी हम लोग ये since resources for growth for most animal population are finite and become ये जो भी ग्रोथ के लिए हैं रिसोर्सेज वो फाइनाइट हैं और एक ना एक समय ख़त्म ही होंगे, तो द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड ए मोर रियलिस्टिक वन। क्योंकि कभी ना कभी तो ये कंडीशन आएगी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने लग जाएं, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस करती है। आइए अब इस पॉपुलेशन में सरवाइव करने के लिए पॉपुलेशन ने क्या किया, तो पॉपुलेशन देखो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन करती है, अपने वेरिएशन लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन करके वो अपने इन्वायरमेंट में अपने को ग्रोथ करने के तरीके ढूंढती है। क्या करेगी, तो दो चार तरीके यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो दिया है, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, also called Darwinian fitness, high R value in the habitat in which they live। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, डार्विनियन फिटनेस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएगा उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि कैसे करें। एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखिए अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. Some organism breed only one in their life cycle. जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश है, बैम्बू है, जीवन में एक बार रिप्रोडक्शन करेगा। बैम्बू इतनी ज़्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च हो जाती है कि फिर वो प्लांट की डेथ हो जाती है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक बार सीड बने फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर दोबारा ये ग्रो नहीं करता है। वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम, मोस्ट बर्ड एंड मैमल्स हैं जो लगातार रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। इसी तरह अगली बात आती है कि कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज साइज्ड, सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, लाइक ऑयस्टर हो गए, पेलेजिक फिशेस हो गई। नंबर बहुत ज्यादा है, साइज स्मॉल है। दूसरा इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग लाइक बर्ड्स एंड मैमल। तो कौन किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में अपने को सुइटेबल बनाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश करता है। आइए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलें इस चैप्टर के, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। नेचर में जो भी पॉपुलेशन है बेटा वो सब एक दूसरे से क्या करेगी, इंट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इंट्रैक्शन तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल हैबिटेट इस दुनिया में नहीं है जहां केवल एक स्पीसीज रहती है। हाँ, देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकॉन्सिबल, कोई नहीं। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। मैंने भी आपको बताया था कि एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए, कि एक को दूसरा खाए, तो खाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। और अगर बात करो सर प्लांट को तो नहीं चाहिए, प्लांट किसी को नहीं खाता, तो भाई उसे डिकम्पोजर चाहिए, क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगी उसे दोबारा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो यहां पर इवन ए प्लांट स्पीसीज लिखता है, इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट नीड्स सॉइल माइक्रोब टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फॉर एब्जॉर्प्शन। तो प्लांट को भी एक और चाहिए, कौन, डिकम्पोजर। तो अकेले तो कोई नहीं रह सकता भाई। अब अकेले नहीं रह सकता तो फिर क्या करें, जाहिर है ये सारी पॉपुलेशन मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती हैं, और इसमें ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। कैसे इंटरेक्शन करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह इंटरेक्शन करते हैं भाई। यानी कुछ इंटरेक्शन पॉजिटिव होंगे, कुछ इंटरेक्शन नेगेटिव होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दो स्पीसीज के इंटरेक्शन की जब बात करें,
inter-specific interaction arise from interaction of population of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral to one of the species or both. है ना? जब भी रिलेशनशिप होगी तो या तो एक को फायदा होगा या दूसरे को फायदा होगा या दोनों को फायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा। तो फायदे को प्लस से और नुकसान को नेगेटिव से, और कुछ नहीं हो रहा है तो जीरो से शो किया। तो एक ये हमको पैरामीटर बनकर आया। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत हुई है म्यूचुअलिज्म से हुई है। सबसे बेस्ट रिलेशनशिप बोला जाता है बेटा म्यूचुअलिज्म, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में एक खास बात है, दोनों ही पॉपुलेशन, यस, बोथ पॉपुलेशन जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, यहाँ इस म्यूचुअलिज्म के केस में दोनों को प्रॉफिट होता है। दुनिया का बेस्ट इंटरेक्शन है, दोनों को फायदा हो रहा है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कंपटीशन। ये उतना ही नेगेटिव है क्योंकि इसमें देखो, इसमें दोनों को नुकसान होता है। तो दोनों को फायदा हो रहा है म्यूचुअलिज्म में, दोनों को नुकसान हो रहा है कंपटीशन में। दोनों को, एक को फायदा और एक को नुकसान कंडीशन प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में। प्रेडेशन में प्रेडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है। पैरासाइट इंटरेक्शन में होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है। कॉमेंसलिज्म ये है जीरो और प्लस का, और एमेंसलिज्म है जीरो और माइनस का। यानी बाकी दो रिलेशन ऐसे हैं जिसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशन से, दूसरे का एक में फायदा होता है कॉमेंसलिज्म, एक में नुकसान होता है एमेंसलिज्म हो गया। ठीक है ना? तो इतने तरह के रिलेशन है। बोथ स्पीसीज इज बेनिफिटेड इन द केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। तो अब आइए एक एक इंटरेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम एक एक इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन यहां हमारे पास आता है दैट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खास बातें हैं, नीट के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी प्यारी कहानी एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो एनर्जी प्लांट ने फिक्स की है अगर वो दूसरे तक नहीं जाए तो क्या हो। तो ये बोलते हैं कि जो प्रीडेशन है, प्रीडेशन एक नेचर्स वे है फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी टू हायर ट्रॉफिक लेवल फिक्स बाय प्लांट। पहला फायदा प्रीडेशन का यही होगा कि प्रीडेशन जो है ये नेचर के कॉन्ड्यूट्स हैं, पाइपलाइन सिस्टम है। ये क्या करते हैं, ये इसको ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को। फिर बड़ी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि भाई प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में हम जब बात करते हैं तो टाइगर और डियर की करते हैं, टाइगर डियर को मार के खा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहती है जो स्पैरो है वो कोई सीड खा रहा है तो वो भी एक प्रेडेटर है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने सीड को खा लिया है। तो स्पैरो भी एक प्रेडेटर है, कोई किसी को अगर खा लेता है मार के तो वो प्रेडेशन हो जाता है। Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in broad ecological concept not very different from predator. तो जो herbivores हैं वो हर्ब को लेकर खा जाते हैं तो वो भी प्रेडेटर है, ऐसा ये बोलता है। तो पहला पॉइंट हमने जो प्रेडेशन के बारे में लिखा क्या कि दे आर act as conduits for energy transfer across trophical level. Predators play other important roles also. तो पहला तो कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर हो गए, पहला रोल हो गया भाई प्रेडेटर का। अब आइए दूसरा रोल, सेकंड रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। पहला कंड्यूट्स फॉर लाइट एनर्जी। एक एक पॉइंट को याद रखना, जो एनर्जी फिक्स की है प्लांट में उस फिक्स एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का काम किया इन्होंने। ठीक, कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। दूसरा, second, they keep prey population under control, but the predator prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहां पर आ रहा है। जैसे हमने बात की है प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s। क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ये प्रिकली पियर कैक्टस गया तो वहां इसका नेचुरल एनिमी कोई नहीं था, तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई और ऑस्ट्रेलिया के लिए इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। तो इसको कंट्रोल में कैसे किया गया? फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। एक मॉथ जो था वो उसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर यहां इंट्रोड्यूस किया गया।
तो नेचर में जहां कोई ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेडेटर भी है और प्रे भी है, तो प्रे की पॉपुलेशन को प्रेडेटर बैलेंस करके रखता है। पर जब इस तरह से कोई इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ जैसे कैक्टस की बात करें तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो फाइनली इसको कंट्रोल में करने के लिए इसके नेचुरल हैबिटेट से प्रेडेटर को लाया गया और कंट्रोल में किया गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड्स एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर, यानी जो भी बायो कंट्रोल मैथड हैं, ये बायो कंट्रोल मैथड्स बेसिकली अगर इंसेक्ट को हम यूज कर रहे हैं तो ये प्रेडेटर का ही एक प्लस पॉइंट है, या उसी से हम ऐसा करते हैं। आइए अगली बात पे बात करें। अब भाई क्या करिए, सबको खा ले, सबको नहीं खाता, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये तो दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या हुई, एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक पाइपलाइन का काम करता है, दूसरा प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट आता है प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। हाँ भाई, क्यों? बिकॉज दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग प्रे स्पीसीज। कोई खतरा होता है ना तो फिर आदमी क्या करता है, पहले बचने की कोशिश करता है, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात। एग्जाम्पल, इन द रॉकी इंटरटाइडल एरिया, ध्यान दीजिएगा, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पिसेस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर था ये। इसके कारण वहां की पॉपुलेशन बैलेंस रहती थी, तो इसको हटा लिया गया। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन इनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद एन ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। बात समझ में आई कुछ? पिसेस्टर को जैसे ही हमने वहां से निकाला, पिसेस्टर को निकालने के कारण उसमें इतना ज़्यादा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ कि उस कॉम्पिटिशन से यहाँ पर मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्लियर? चलिए चौथी बात, अब बात करते हैं कि साहब जो ये प्रेडेटर है टू इफिशिएंट है, वो ओवर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस प्रे को और उसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो प्रेडेटर खुद मर जाएगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई प्रेडेटर्स आर नेचर आर प्रूडेंट। नेचर में जो प्रेडेटर्स हैं वो कैसे हैं? प्रूडेंट है। उनको पता है मुझे मैनेज करना है, सारा नहीं खत्म करना, क्योंकि सारा प्रे मर गया तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन प्रे स्पीसीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, जैसे क्या क्या, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, कैमोफ्लेज्ड हो जाते हैं ताकि इजिली वो प्रेडेटर से पहचाने नहीं जाए, उनका प्रेडेटर उन्हें पहचान नहीं पाए, इसलिए वो कैमोफ्लॉग कर लेते हैं। दूसरे क्या करते हैं भाई, दूसरे डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? डिस्टेस्टफुल, या कुछ ऐसा टॉक्सिन उन्होंने ले लिया कि उसके कारण उनका प्रेडेटर उसको नहीं खाएगा। तो सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर के लिए because of a special chemical present in its body. Interesting, the butterfly acquire this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिल्कवीड। तो जो मिल्कवीड है कैटरपिलर स्टेज में ये मिल्कवीड को खाती है और उसका जो टॉक्सिन है उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है, तो जिसके कारण इसका जो प्रेडेटर है मोनार्क बटरफ्लाई का जो बर्ड है वो इसको फिर नहीं खाता है, बच जाता है। चलो सर ये तो समझ में आया, एनिमल तो कर लेगा, पर प्लांट क्या करेगा? प्लांट को तो बहुत समस्या है। यस, प्लांट तो भाग नहीं सकता, कलर भी नहीं बदल सकता, तो बट प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर। प्लांट को जो खाते हैं वो उनके प्रेडेटर हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफैगस। अब भाई क्या करें, कैसे खाएं? The problem is particularly severe for plant because unlike animal they cannot run away from their predator. भाग नहीं सकते ये तो बेचारे, जहां हैं वहीं रहेंगे, तो इनको तो बड़ी समस्या है। अरे सर क्या किया जाए, फिर इनको तो क्या किया जाए, बहुत प्रॉब्लम है इनके साथ। तो प्लांट्स देयरफॉर इवॉल्व एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस। इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने डेवलप किया मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस डेवलप किया। जैसे थॉर्न डेवलप हुई, याद है थॉर्न किसमें मिलते थे? अकेशिया और कैक्टस। मार्फोलॉजी मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है। थॉर्न बना लिए, आओ खाने। कोई कैटल जब खाने जाएगा तो वो थॉर्न उसको चुभ जाएगा, और जब थॉर्न चुभ जाएगा तो बोले अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, है ना, तो नहीं खाएगा।
फिर मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक देम हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। खा लो बेटा खा लो, जैसे ही खाया बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। लो खाली इतना ही नहीं है, बीमार पड़ जाएगा, फिर डाइजेशन भी खराब हो गया, फीडिंग भी नहीं कर सकता और मर भी सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कैलोट्रोपिस की बात करते हैं एनसीईआरटी, कहता है आपने कैलोट्रोपिस तो देखा होगा। ये जो कैलोट्रोपिस है इसके पास कोई नहीं जाता। हाँ क्यों? क्योंकि द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड, नीट में आ चुका है, एंड दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल या गोट ब्राउजिंग ऑन द प्लांट। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आ चुका है, समझ में आया? तो इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जाओ आ जाओ बेटा खा जाओ, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, मर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा कुछ और हैं, ए वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स, हाँ, जिसको हम प्लांट से लेते हैं। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, प्लांट ने क्या किया, बायोकेमिकल डिफेंस डेवलप किया, कुछ ऐसे केमिकल बनाए कि जिसके कारण, जिन केमिकल्स के कारण उसे कोई खाए नहीं, और खाए तो मर जाए, खाए तो समस्या हो जाए। लेकिन उसको क्या पता था कि प्लांट को, कि फ्यूचर में एक ऐसा स्पीसीज आएगा होमो सैपियंस, जो प्लांट को उसी केमिकल के लिए खाएगा। बना बेटा निकोटिन, मैं तो निकोटिन के लिए ही खाऊंगा, है ना। चलिए तो देखिए क्या क्या है कॉमर्शियल स्केल, निकोटिन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्ट्राइकनिन है, ओपियम है, आर प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली फॉर डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर। तो ये सारी जो चीजें हैं इन प्लांट ने डेवलप किया था अपने बचने के लिए, और ह्यूमन ने क्या किया, आजा बेटा मैं तुमको इसी के लिए खाऊंगा, तो ह्यूमन ने इसी के लिए इसको खाना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा खतरनाक है भाई ह्यूमन। आइए नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, कंपटीशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। जब भी हम बात करते हैं डार्विन की, डार्विन ने बताया था ना कंपटीशन होता है, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात आती है, व्हेन डार्विन स्पोक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, वो बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की। तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है वो पोटेंट फोर्स है फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, दो स्पीसीज के बीच में। इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर सेम रिसोर्सेज। जनरल सी बात है, अगर सेम रिसोर्स की तरफ है दैट आर लिमिटिंग, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। क्यों बोले, पहली बात, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्स है, आपस में एक दूसरे से वेरी। एग्जाम्पल दिया कहां का, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स का, वहां विजिटिंग फ्लेमिंगोज और रेजिडेंट फिशेस कॉम्पिटिट कर रही हैं कॉमन फूड जू प्लैंक्टन के लिए। ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग हैं, एक फिश है दूसरी बर्ड है, और दोनों कंपटीशन किसके लिए कर रही हैं, एक कॉमन फूड के लिए। दोनों का कॉमन फूड क्या है, दोनों का जो कॉमन फूड है वो है जू प्लैंक्टन, तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात देखो, सेकंड बात क्या है, ये तो पहली बात हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है फिर भी, हाँ भाई फिर भी, पहले तो एक जैसे नहीं थे, अब दूसरे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेज नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। देखो इंटरफेरेंस मतलब क्या, एक की प्रेजेंस में दूसरे को समस्या होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या हुआ, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज आर एबेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज खूब है, रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है भाई, खूब रिसोर्सेज है, लेकिन एक की प्रेजेंस में दूसरा ठीक से खा नहीं पाता। मान लो कोई बहुत बड़ा गुंडा टाइप का आदमी है और किसी को उसने एक बार खूब पीटा हुआ है तबीयत से, दोनों को निमंत्रण मिल गया एक ही दावत में खाने का। है? तो अब दावत में खाने गए तो क्या करेगा, वो खाएगा, अरे नहीं खाएगा, और डर के मारे अरे वो आ गया भागो, कहीं ऐसा नहीं फिर से पीट दे मुझको। तो वही एक इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, जाहिर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है
वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एक मिनट बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन के आ गई। तो क्या डेफिनेशन बन के आई जल्दी से बताओ। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। गॉस आपने जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, अनदर एक्सपर्ट इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज बट एविडेंसेस। गॉस ने क्या बताया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। बोले साहब अगर दो स्पीसीज है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव सुपीरियर है वो इंफीरियर को वहां से एलिमिनेट कर देगी, खा जाएगी सबको या भगा देगी सबको। लेकिन एनसीईआरटी कहती भाई एविडेंसेस ऐसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के नेचर में हमेशा नहीं मिलते, हमेशा नहीं मिलते। कुछ केसेस में एग्जिस्टेंस भी मिलता है। जैसे बोले क्या है एग्जाम्पल जरा बताइए सर। तो एग्जाम्पल में देखो एक और प्यारा एग्जाम्पल आता है। The abandoned tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat. ध्यान दीजिएगा, abandoned tortoise ने गोट को मार के भगा नहीं दिया, खूब सारी ग्रास थी खाने के लिए, लेकिन उसका जो रेट था, ब्राउजिंग का जो रेट था वो बहुत ज्यादा था और इसलिए जो abandoned tortoise है वो वहां से चले गए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जरा उस पर भी गौर करिएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां और आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज का। ये कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको समझने में समस्या आती है। देखिए, अनदर एविडेंस फॉर द अक्रेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है उसको हमने वहां से हटा दिया है। तो देखिएगा एनसीईआरटी क्या लिखती है, ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। अगर दो स्पीसीज हैं तो एक जो डोमिनेंट वाली है उसके कारण जो थोड़ी सी इंफीरियर है वो अपनी रेंज नहीं बढ़ाती, लेकिन अगर हम उसको हटा लें वहाँ से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, शोड दैट on the rocky sea coast of Scotland the larger and competitive superior barnacle, जिनको हमने balanus कहा था, dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle Chathamalus from that zone। ये Chathamalus को इस intertidal area से उन्होंने exclude कर दिया। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इस balanus को वहां से हटा लेते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब बैलेंस को हमने उस एरिया से हटा दिया तो जो चैथामेलस है वो उस टाइडल एरिया में आ जाएगा। क्लियर, दैट इज कॉम्पिटिशन रिलीज। तो बात समझ में आई कॉम्पिटिटिव रिलीज की। कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है उसकी प्रेजेंस में जो वीक कॉम्पिटिटर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है उसको वहां से हटा देते हैं तो जो वीक कॉम्पिटिटर है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशनल जो रेंज है वो बढ़ा लेगा। इन जनरल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। क्यों भाई कार्निवोर को कम क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज्यादा है ना, बाकियों के पास ऑप्शंस कम होते हैं। आइए अगली बात आती है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यही कहता है कि एक म्यान में साहब दो तलवार नहीं रह सकती, है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या हुआ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती मतलब एक पर्टिकुलर निक में या एक पर्टिकुलर जगह पे कभी भी दो स्पीसीज सेम नहीं रह सकती। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitive inferior one be eliminated eventually। Yeah, very important। This may be true if resources are limiting but not otherwise। अगर resources limited हैं तो ये जो गॉस का रूल है ये बिल्कुल फॉलो होगा। गॉस क्या कहते हैं कि दो स्पीसीज हैं,
तो उसमें जो सुपीरियर वाली है वो इन्फीरियर वाली को क्या कर देगी, इलिमिनेट कर देगी, वहां से भगा देगी। पर ये हमेशा सही नहीं। एनसीईआरटी कहती है मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन। क्यों भाई? वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अक्रेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, ये might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में मिलके कुछ ऐसा तरीका डेवलप करें कि भाई दोनों सरवाइव करें। हाँ, कुछ चेंज कर लें, कोई फीडिंग हैबिट में थोड़ा सा चेंज कर लें, कोई पैटर्न में चेंज कर लें, थोड़ा टाइम में चेंज कर लें, ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। एक और नया वर्ड आ गया। If two species compete for the same resources, they could avoid competition by choosing, for instance, different types for feeding a different foraging pattern. Example आता है MacArthur, the very important scientist, showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. Very important point आया भाई, दोनों खत्म नहीं हो, दोनों ही सरवाइव करें, तो क्या करें हम लोग? इन्होंने बिहेवियर डिफरेंसेस कर लिए। किसमें? फॉरेजिंग एक्टिविटीज में। ब्रांच बांट ली कि भाई तुम ऊपर वाली ब्रांच पर हो, ये मीडियम ब्रांच पे, ये नीचे वाली ब्रांच पर है। तो इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई कि दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉम्पिटिशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, लेकिन यहां भी बचने के तरीके हैं। आइए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की तरफ बढ़े। पैरासिटिज्म, आपको पता है ये वो रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। फायदा किसको होगा? तो जाहिर है, मैंने पहले ही बता दिया है, इस रिलेशन में हमेशा जो फायदा होता है, देखो यहां दो होते हैं, एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट होता है। होस्ट जो है ये जनरली बड़ा होता है, ये लार्ज होता है, और जो प्रेडेटर है, पैरासाइट है, जिसको फायदा होता है, ये स्मॉल होता है। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रेडेशन में बड़े को फायदा होता है, प्रेडेटर को। प्रेडेटर प्रे को मार के खा जाता है, और यहाँ क्या होता है? रिवर्स केस होता है, होस्ट बड़ा होता है, प्रे छोटा होता है, पैरासाइट छोटा होता है, और पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो कंसीडरिंग दैट पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ फ्री लॉजिंग, क्या देता है? ये फ्री लॉजिंग एंड मील देता है। एंड मोर सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म जो है इवॉल्व इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट। सब में पैरासिटिज्म पाई गई है। तो आइए देखें क्या होता है इस पैरासिटिज्म में। होस्ट और पैरासाइट के बीच का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, और इस रिलेशनशिप के अंदर देखिए क्या क्या होता है। हाँ, 1 मिनट। तो ध्यान दीजिए, मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, यानी जनरलाइज्ड नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे पैरासाइट हैं जो एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर भी पैरासाइट होंगे। तो मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन अ सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। मतलब जैसे जैसे होस्ट अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, पैरासाइट वैसे वैसे एडेप्टेशन करके उसको मारने की कोशिश करेगा। That the host evolve specific mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to successful with the same host. क्या करता है वो? In accordance with the lifestyle, parasite evolve special adaptations such as loss of unnecessary sense organ. क्या जरूरत है भाई? हाँ, सबसे पहले यही कर लिया। दूसरा, attachment structure, presence of adhesive organ or sucker to cling on to the host. तीसरा, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यों? जरूरत ही नहीं है। चौथा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ये 4 बातें की उसने। पहला, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को हटा दिया, क्लिंगिंग या अटैचमेंट के ऑर्गन को डेवलप किया, बड़ा बनाया खाना मिल रहा है, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दो अपना। और चौथा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। फिर द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट or vector to facilitate parasitism of its primary host. हाँ,
दो या दो से ज़्यादा होस्ट में लाइफ साइकिल कर ली। जैसे एग्जाम्पल आता है लिवर फ्लूक का, आप जानते हैं एक ट्रेमेटोड पैरासाइट है, दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं इसके, स्नेल एंड फिश, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसी तरह मलेरियल पैरासाइट भी आप जानते हैं, एक वेक्टर चाहिए इसको मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हैं, जाहिर है कि भाई वो खाते हैं, तो जब न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको कमजोर बनाएंगे। पैरासाइट खुद नहीं मारेंगे, तो एक बड़ा काम क्या करते हैं, पैरासाइट उसको कमजोर बना देते हैं। और अगर होस्ट कमजोर हो गया तो प्रेडेटर तो बैठा है ना खाने के लिए, तो प्रेडेटर खा लेगा उसको। तो बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है बेटा यहां, majority of the parasite harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. अब अगर पैरासिटिज्म से वो फिजिकली वीक हो गया तो प्रेडेटर से लड़ेगा कैसे, तो प्रेडेटर उसको मार के खा जाएगा, है ना। तो एक बड़ी बात है, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हार्म नहीं करेगा तो रहेगा कैसे, कुछ ना कुछ तो हार्म करना ही करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर एक बात आती है, पैरासाइट दो तरह के होते हैं, दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, दिस आर एक्टोपैरासाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैनी मैरीन फिशेज हैं आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट, कोपोट्स, तो तीन एग्जाम्पल यहाँ आ जाते हैं। कसकटा आ जाता है, पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स ऑन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये पैरासाइट प्लांट है, इसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये, इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट प्लांट, जो भी हेज प्लांट है उसके ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो पैरासाइट को फ्री लॉजिंग चाहिए, फ्री मील चाहिए, तो वो काम करते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है फीमेल मॉस्क्यूटो का, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। फीमेल मॉस्क्यूटो क्या करती है, फीमेल मॉस्क्यूटो जरा ध्यान दीजिए। द फीमेल मॉस्क्यूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, पहली बात तो। होस्ट पैरासाइट में पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, ये तो आती है, विजिटर है, आई, खून चूसी और चली गई, है ना। तो इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। एंडो पैरासाइट जो होते हैं, दे आर लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज यहाँ रहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि इनको बॉडी के अंदर रहना है। तो बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, they are morphological, anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential। क्योंकि सारे के सारे पैरासाइट को कोई भी होस्ट ये नहीं कहेगा आओ और मेरे ऊपर पैरासाइट बन जाओ। तो आपको अगर पैरासाइट बनना है तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि न जाने कितने तो ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। तो होस्ट बचाएगा अपने आप को, तो यहां रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खाली ज्यादा होनी चाहिए। एक केस आता है ब्रूड पैरासिटिज्म का, हाँ, इन बर्ड्स। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्या होता है इसमें पैरासिटिक बर्ड लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम। एक जो कोयल होती है, कोयल, इनके जो एग होते हैं वो बिल्कुल द होस्ट एग्स इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ इट होल, बिल्कुल रिजेंबल होते हैं, एक जैसे होते हैं, कलर में भी, साइज में भी। तो कुक्कू और बात होती है किसकी, दो बड़े इंपॉर्टेंट यहां मेंबर आते हैं, एक क्रो आता है और दूसरा आता है कौन, कोयल आती है। यस, बड़ा मीठा बोलती है ना, लेकिन बहुत खतरनाक है भाई। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्या कहती है एनसीईआरटी, बिल्कुल सेम एग कर लेते हैं, साइज में भी, कलर में भी, एग बिल्कुल ऐसा दिखता ही नहीं है, कौवा बेचारा पहचान ही नहीं पाता ये किसका है। तो डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द होस्ट, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू, कोयल एंड देन क्रो इन योर नेबर पार्क। ब्रीडिंग सीजन में क्या करती है ये कोयल, ये जो कोयल है ये अपने एग क्रो के नेस्ट में दे देती है, और बेचारा जो क्रो है चूंकि उसका जो एग है साइज में, कलर में बिल्कुल सेम होता है, तो जब वो तो आवाज निकलेगी तब पता चलेगा कि कौन है ना। चलिए, कॉमेंसलिज्म नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कॉमेंसलिज्म।
और कॉमेंसलिज्म के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ये जीरो और प्लस का रिलेशनशिप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एंड प्लस रिलेशनशिप? मतलब इसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे को फायदा होता है। तो आइए देखते हैं। दिस इज द इंट्रैक्शन in which one species benefit the other species is neither harm nor benefited। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिलेशनशिप से। एन ऑर्किड पहला एग्जांपल देता है, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच। दूसरा एग्जांपल देती है, बार्नाकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, बेनिफिट वेल, नीदर द मैंगो ट्री नॉट द वेल डिराइव एनी अप्रोप्रिएट बेनिफिट। तो बर्नाक पहले रिलेशनशिप में किसको फायदा हुआ? ऑर्किड को फायदा हुआ। दूसरे रिलेशनशिप में किसको फायदा हुआ? दूसरे रिलेशनशिप में फायदा हो रहा है बार्नाकल को। यहां मैंगो को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, वेल को भी ना तो कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान। तीसरा केस आया, तीसरा केस है द कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। क्या होता है? जब वो ग्रेजिंग कैटल चलता है ना तो लीव्स हिलती हैं, प्लांट हिलते हैं, और उससे जो कैटल ईग्रेट होते हैं वो निकल के बाहर जाते हैं, वो सॉरी इंसेक्ट बाहर निकलते हैं, ईग्रेट उसको खा लेता है। तो a side you are the most likely to catch if you live in a farm rural area in a classical example of commensalism. The egret always forages close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insect from the vegetation। और अगर ये नहीं हो तो उसको मिल नहीं पाएगा। तो जब कैटल चलता है तो वहां से इंसेक्ट बाहर निकलते हैं, तो वो इंसेक्ट बाहर निकलते हैं तो ईग्रेट पकड़ के खा लेता है उनको। समझ में आ गया? अगला एक और एग्जाम्पल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सी एनीमोन का, दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल एंड द क्लोन फिश दैट लाइव अमंग देम। इसमें द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटिकल, और एनीमोन को कोई खास फायदा इसमें नहीं होता है। तो सी एनीमोन को ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा किसके हो जा रहा है? फायदा हो जा रहा है क्लोन फिश को। यस, क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये कॉमेंसलिज्म का रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए लास्ट में हम अब बढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म की तरफ। देखिए बड़ा प्यारा एग्जांपल दे रखा है म्यूचुअलिज्म का। ये कौन सा रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म? तो आप जानते हैं दिस इंट्रैक्शंस, दुनिया का सबसे अच्छा इंट्रैक्शन यही है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा होता है। दिस इंट्रैक्शन कन्फर्म बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। पहला एग्जांपल इसमें लाइकेन का आता है, आप पढ़ चुके हैं, एक फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक फंजाई का एसोसिएशन है। लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक फोटोसिंथेटिक है और एक हेट्रोट्रॉफिक है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। दूसरा इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो माइकोराइजा का आता है, जिसमें एक फंगस है और दूसरा रूट ऑफ हायर प्लांट है। फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट जो है वो फंजाई को एनर्जी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो लाइकेन, माइकोराइजा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा में पीछे भी आपने देखा था 11th क्लास में जब हम बात कर रहे थे प्लांट किंगडम, पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन मिला था। क्लियर? तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आइए एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरफ बढ़ें, प्लांट पॉलिनेटर, है ना, पॉलिनेशन करने वाली स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशनशिप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म के अंदर। क्या खास बात आता है? प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। दो चीज, डायरेक्ट पॉलिनेशन नहीं कर सकते, तो इनको पॉलिनेशन के लिए एक एजेंट चाहिए होता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इनके सीड को डिस्ट्रीब्यूट करा सके। दूसरा, एनिमल को इसके लिए फीस चाहिए। फीस क्या मिलेगी उसको इस सर्विस के लिए? जो उसको प्लांट देगा। तो प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर सीड डिस्पर्सल। दोनों चीज याद रखिएगा, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड देता है सीड को फैलाने वाले को, और पॉलन और नेक्टर देता है पॉलिनेशन करने वाले को। लेकिन एनसीईआरटी कहती है भाई यहां चीटर भी हैं, सावधान रहो। बट द म्यूचुअल वेंचर शुड आल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर। व्हाट आर द चीटर्स? जो नेक्टर तो ले लें लेकिन पॉलिनेशन नहीं करें। चीटर मतलब एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन।
खैर, प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो भी है ये को इवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इट इन्वॉल्व को इवोल्यूशन of the mutualist, that is the evolution of the flower and its pollinator. Species are tightly linked with one another. हाँ, एक स्पीसीज को एक ही पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेट करेगा, इतना अच्छा रिलेशनशिप है. इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प. यस, एक पर्टिकुलर वास्प स्पीसीज ही एक फिग को पॉलिनेट करेगी. इट मीन्स दैट अ given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. क्या किया, कैसे सर्वाइव करता है, जरा ध्यान दीजिएगा. दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे जरा समझिएगा. फिग जो है उसको क्या चाहिए, पॉलिनेशन. वास्प को क्या चाहिए, उसको चाहिए कुछ फूड. तो द फीमेल वास्प uses the fruit not only as an oviposition site but uses its developing seed within the fruit for nursing its larvae. ये हुआ. बदले में the wasp pollinate the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site. In return, the favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed as food for the developing wasp larvae. तो उसको सीड मिल गया, उसको फूड मिल गया और उसका पॉलिनेशन हो गया, सारा काम हो गया. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ऑर्किड का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ ऑर्किड में मिला है. तो ऑर्किड के पॉलिनेटर कौन है भाई, पहले तो बीज एंड बम्बल बीज हैं एंड इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट. लेकिन सारे ऑर्किड ऐसा नहीं करते, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ हैं. याद रखियो भाई, सब जगह गड़बड़ लोग हैं, आपको बचना पड़ेगा इन गड़बड़ लोगों से. यस, तो नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड. सारे ऑर्किड्स जो हैं वो भैया रिवॉर्ड नहीं देते. फिर द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय स्पीसीज ऑफ बी. सेक्सुअल डिसीट करता है, चीट करता है. कैसे? वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनली रिजेंबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग. यानी एक पेटल जो है इसके फ्लावर की वो बिल्कुल फीमेल बी जैसी हो जाएगी, साइज में, कलर में और मार्किंग में. तो बेचारा मेल भी तो कंफ्यूज हो गया है ना. तो मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल, सुइडो कॉपुलेट with the flower and during this process dusted with pollen from the flower. तो वो सुइडो कॉपुलेशन करता है और सुइडो कॉपुलेशन करके उसका पॉलिनेशन कर देता है. तो बेचारे को सेक्सुअल डिसीट मिल गई ना, वो फीमेल नहीं है, लाइक फीमेल है. खैर, तो व्हेन दिस सेम बी सुइडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड दस पॉलिनेट द फ्लावर. देखो क्या बढ़िया एग्जाम्पल बात करती है एनसीईआरटी. यहां पर आपसे कहती है कि भाई हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट. इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन. ध्यान दो कि जो फीमेल बी है, देखो ऑर्किड ने क्या किया था, उसका जो ऑर्किड ने क्या किया था, बिल्कुल एक पेटल उसने बिल्कुल कैसी बना ली थी, बिल्कुल उसने बना ली थी फीमेल बी की तरह, साइज में भी, कलर में भी, मार्किंग में भी. तो इसने क्या किया, अगर जरा सा भी चेंज हो जाए तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन इट्स रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी. उसको भी चेंज करना पड़ेगा. तो को इवोल्यूशन का बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है कि अगर कोई चेंज हो जाता है तो उस फ्लावर को भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना, जिसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के हिसाब से एडजस्ट होती है, को इवॉल्व होती है. और जाहिर है पीछे हमने मतलब कि आगे भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में कि को इवोल्यूशन को एक्सटिंक्शन के लिए भी जिम्मेदार है. हाँ, जहाँ फायदे के लिए को इवोल्यूशन होता है तो ये को एक्सटिंक्शन भी हो सकता है. ध्यान रखिएगा. तो ओके, ऑल द बेस्ट.